Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to study, we are going to talk about the topic transportation. It is the topic of the chapter number 6 life processes from your NCERT book class 10th का एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन and now we are going to start the topic transportation. Okay, so let's start. What is transportation? क्या है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म फर्स्टली. ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्ट? अगर आपसे बोला जाए कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देन व्हाट विल यू थिंक या व्हाट विल यू से? देखो कोई भी चीज लिटरल मीनिंग है, इसको साइंस हटा दो, साइड में रख दो कि हम साइंटिफिक वे में पूछ रहे हैं, नहीं. वी आर जस्ट आस्किंग यू या आई एम आस्किंग यू अबाउट द टर्म ओनली कि ट्रांसपोर्ट का टर्म लिटरल मीनिंग क्या है. क्या बोलेंगे आप? To carry something, to carry things from one place to another. यही तो होता है बच्चों ट्रांसपोर्ट, है ना. आप ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज को क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उसको कैरी किया जाता है, उसको ले जाया जाता है, दैट इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करना कहते हैं. सो यही सेम मीनिंग आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में भी लग रहा है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें एज ए लाइफ प्रोसेस, सो हाउ विल यू डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन is a biological process. Sorry, biological नहीं, आप बोलेंगे life process. is a life process in which जहाँ क्या हो रहा है बच्चों, a substance absorbed or made at या फिर in one part of an organism is carried, उसको ले जाया जाता है, is carried to the other parts of the body of an organism. देखो, transportation is what? A life process. It is a life process. How it is a life process? देखो, हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया जब, as you all know that multicellular organism, in a multicellular organism we find what? A labor or division. labor or division देखने को मिलता है आपको सेल के अंदर, मिलता है आपको देखने को, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं. आपको मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपके वर्क कर रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आपकी बॉडी में एक रेस्पिरेशन का सिस्टम अलग ही वर्क कर रहा है, राइट. आपके न्यूट्रिशन के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग ही वर्क कर रहा है, जो आप पढ़ चुके हैं दोनों, तभी मैंने दोनों का नाम लिया. तो ये दोनों सिस्टम के हैं, अलग वर्क कर रहे हैं. सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक, अब डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है, तो ये लाइफ प्रोसेस कैसे हुआ? आपने एक जगह पर एक चीज परफॉर्म की और उस पर्टिकुलर सिस्टम से आपको एक पर्टिकुलर थिंग क्या है एब्जॉर्ब करी, या फिर आपने उसको क्या करा, उसको बनाया, मेड किया, या फिर आपने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, एक प्लेस पे. नाउ हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? दूसरे पार्ट तो डाइजेशन नहीं कर रहे ना, दूसरे पार्ट तो रेस्पायर तो सारी सेल्स कर रही हैं, लेकिन जो आपको बेसिक चीज चाहिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको मिल रही है ऑक्सीजन, वो तो आपकी सारी बॉडी के पास खुद से नहीं है ना, आपकी सारी सेल्स के पास नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स के पास में नहीं है. तो हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट दिस पर्टिकुलर एसेंशियल थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी कुछ एक्टिविटीज के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ सस्टेन रखने के लिए. दैट मीन्स लाइफ प्रोसेस में आपके जो प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं, उनमें जो मटेरियल्स हैं या फिर यूज्ड होने हैं या एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उनको डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे ले जाया जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम वहां पर नीड वर्क करेगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. दैट्स व्हाई दिस इज अ लाइफ प्रोसेस. खाना पचा लिया, खाया पचाया, ओके, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया. एब्जॉर्ब कहाँ करोगे? डाइजेशन अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्या फायदा खाना खाने का? ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं.
जब वो पचेगा, पच गया, आपका पचा लिया आपने, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करा, ठीक, अब उस फूड का कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ डाइजेस्ट सिस्टम तक रहेगा, वो वहीं तक आपको घूमेगा, आपका ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या है, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, डेथ हो सकती है। तो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नीडफुल। हमने बात की थी ना, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए नीडफुल है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, जहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड। देखो यहाँ दो चीजें यूज करी है हमने, एब्जॉर्ब्ड एंड मेड। व्हाई? एनिमल्स को लेते हैं हम, जितनी भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपने बॉडी में, आप क्या कर रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। वी आर नॉट सिंथेसाइजिंग दोज थिंग्स, और यू आर नॉट सिंथेसाइजिंग योर फूड, राइट? ये तो पहले पढ़ चुके हो आप, कौन से ऑर्गेनिज सिंथेसाइज कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो यू आर नॉट द ऑर्गेनिज जो कि सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड, तो आप क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। देखो प्लांट्स में भी एब्जॉर्प्शन होता है, आई एम नॉट सेइंग कि एब्जॉर्प्शन सिर्फ यही हो रहा है, जस्ट इन केस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ हो रहा है, उस चीज को हम बोला गया है जो एब्जॉर्ब कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने एब्जॉर्ब करें न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स बना रहे हैं उन फूड को, उसको फूड को क्या बना रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो सब्सटेंस बनी है बॉडी में, या जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब किए गए हैं आफ्टर डाइजेशन, राइट? आई होप यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी जो हमने यूज किया है। तो एब्जॉर्ब एंड मेड इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक पार्ट में जो बन रहे हैं, एब्जॉर्ब कहाँ हो रहे हैं, डाइजेस्टिव पार्ट में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन कहाँ आ रहे हैं, आपके ग्रीन पार्ट में, आपके लीफ में फूड बनता है ना, वहां पर। और उसके बाद इन वन पार्ट, ये दोनों वन पार्ट आ गए, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड वहां से लिया जाता है और अदर पार्ट्स में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस बच्चों, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर, so these are what, these are having simple body organization। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एक सिंगल सी सेल है। अगर सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो सरफेस जो एरिया है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू द वॉल्यूम। तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्या है, एक सिंगल सेल है ना, सेल के अंदर ही तो ट्रांसपोर्ट करना है, डिफ्यूजन चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन सेल टू सेल जो आपको ट्रांसपोर्ट करनी है चीजें, सेल टू सेल और हर एक सेल तक पहुंचानी है, दिस वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स अगर हम डिफ्यूजन को लेते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। बेचारे सीधे साधे से, वही सोबर से हैं बेचारे यूनिसेलुलर, कि हमसे ना हो पाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दो हमें कोई सिंपल सी प्रोसेस और हमारा काम चल जाएगा। उनको दे दिया डिफ्यूजन, काम चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नखरे वाले ऑर्गेनिज्म, इनके बड़े नखरे हैं। कैसे नखरे भैया, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यहाँ ऑर्गेनिज्म लिख दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स मिल रही हैं, बॉडी लार्ज है, ठीक है। तो बॉडी लार्ज है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू द सरफेस वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से diffusion will not be sufficient for the process of transportation। सेल टू सेल कितना डिफ्यूज करोगे भाई, है ना। एक तो टाइम टेकिंग होगा, मेंटेन करने के लिए पता नहीं अलग से ही सिस्टम हर एक सेल को एक्वायर करना पड़ेगा कि इधर लेना है, फिर उसमें से देखना है कि हमें कितनी नीड है, उसके बाद बाकी को डिफ्यूज करना है। तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे बढ़िया है ऑर्गेनिज्म में क्या करा, अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही अलग ले लिया उसने। डिफ्यूजन क्या है, diffusion will not be sufficient here, diffusion will not be sufficient नहीं होगा डिफ्यूजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या आप कह सकते हैं सरफेस एरिया और सरफेस वॉल्यूम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। इस वजह से आपके जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने डेवलप कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक अलग सा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो हम आज बच्चों पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, एंड प्लांट्स। आज नहीं पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स में हम इस ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इतना छोटा टॉपिक भी है जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पार्ट की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और देखेंगे कितना हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट मी रब दिस एंड वी विल स्टार्ट दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन system of human beings. Okay, now we will talk about the transportation system of human beings. तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है उसको आप क्या बोल रहे हैं, क्या है ना, यहाँ पर जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो सर्कुलेट की जा रही है। दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आपके क्या होते हैं, टू मोर नहीं, आप बोलेंगे टू कैटेगरीज हैं, कि दो तरीके के सिस्टम आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्लड, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। देखो अपन लोग ने क्या करा था ना बच्चों, 9th में ब्लड टिश्यूज में क्या कनेक्टिव टिश्यू जब हम लोग पढ़े थे वहां हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था, राइट, ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था। वही सिस्टम यहाँ पर है, ब्लड है तो वो क्या काम कर रहा है, वी विल नाउ टॉक अबाउट दैट हियर, एंड लिम्फ है तो वो क्या काम कर रहा है थोड़ी बहुत बात करेंगे वहां पर। नाउ वी विल सी इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर हियर टुडे नहीं, वी विल सी इन दिस चैप्टर बेसिकली कि ब्लड में एक्चुअली क्या हो रहा है, ब्लड से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, और लिम्फेटिक सिस्टम कैसे हेल्प कर रहा है आपकी ट्रांसपोर्टेशन में। वी विल टॉक अबाउट दीज टू। सो हम लोग पहले क्या लेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। भैया देखो, ब्लड तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, 9th में पढ़ा है, जो बच्चे भूल गए हैं वो भी, फिर भी आपको लिम्फ अगर नहीं पता, ब्लड आप पहले से जानते हो ना, ब्लड में बहुत सारी मतलब ब्लड, खून है ना, सुनते रहते हैं हम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है खून भरी मांग, तो खून बड़ा है तो हम पहले इसी को पढ़ लेते हैं, है ना, खून को ले लेते हैं कि भाई ये खून है क्या कर रहा है, ये मांग भरी जा रही है, खून मांगा जा रहा है आज़ादी के लिए है, तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं हम सबसे पहले। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है बच्चों, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन ब्लड circulatory system. What we are calling this system? Human blood circulatory system, blood vascular system. Any of these can be used for defining this type of system. ठीक, आप कोई से भी सिस्टम को ले सकते हैं किसी भी तरह से डिफाइन करने के लिए, भैया ये और वो एक ही बात है। ब्लड के बारे में जब बात होगी ट्रांसपोर्टेशन में तो इसमें दोनों टर्म आप यूज कर सकते हैं। क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? इट कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। दिस सिस्टम पर्टिकुलरली कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स है बच्चों? ब्लड, भाई ब्लड के बारे में तो ब्लड तो होगा ही पार्ट है, देन ब्लड ट्यूब्स बोलेंगे या फिर वेसल्स या फिर ट्यूब्स होंगी, पाइप्स होंगी जिसके अंदर ब्लड मूव करेगा, ठीक। देन द हार्ट, दिल, दीवाना है ये दिल, ये वाला दिल दीवाना नहीं है, इसको हम दीवाना होने नहीं देंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये क्या काम कर रहा है और आपका फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है।
ब्लड जो है वो किस में हेल्प कर रहा है, ब्लड वेसल्स किस में कर रही है, हार्ट किस में कर रहा है। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये आपका ब्लड कर रहा है, इसमें डिजॉल्व होकर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इसमें अटैच होकर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ब्लड वेसल्स इनको क्या दे रही है, रोड दे रही है। ये अगर व्हीकल है तो ये क्या है, रोड्स हैं उसकी, उस व्हीकल को किसी रोड पे तो चढ़ाओगे, तो ये क्या है आपकी रोड्स हैं। हार्ट क्या कर रहा है, अब भाई मतलब पूरी इतनी बड़ी बॉडी है, आप कैसे एक प्रेशर के साथ, आपको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए है ना। पाइप लेके आप पानी डालते हैं, प्रेशर नहीं आता तो क्या है, आप पानी ठीक से नहीं डाल पाते हैं ना। जो बच्चे घर पे काम करते हैं उन्हें पता होगा, घर के आगे जब पाइप से पानी डाला जाता है तो क्या है, प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आगे से दबा देते हैं पाइप को, तो वो आगे तक जाती है उसकी, है ना, फ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये प्रेशर की वजह से फ्लो बढ़ रहा है ना, तेज हो रहा है, ठीक है। ये कौन दे रहा है, उस प्रेशर को कौन क्रिएट कर रहा है, ये पंप कौन कर रहा है ब्लड को, दैट इज अ ऑर्गन वी आर कॉलिंग हार्ट, दिल, ठीक है। ये दीवाना लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द ब्लड टुडे, आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स, और हार्ट के बारे में देखेंगे अगर हम कर सकते हैं तो। ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा पार्ट हम हार्ट का ले लेंगे, फिर कंबाइनली हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे ब्लड यूज हो रहा है, ब्लड वेसल यूज हो रही है और हार्ट कैसे यूज हो रहा है, पूरा सिस्टम की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ब्लड। ओके, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किससे मिलके बना है, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ब्लड। ब्लड इज व्हाट, पढ़ के आए भाई, नाइन्थ में क्या है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ fluid connective tissue, right? Now as we can see that it is a connective tissue, and what is the characteristic of connective tissue, a group of cells जो कि साथ में उनके क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी है, तो यहाँ भी होगा, वो फ्लूइड है, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर, प्लाज्मा विद सेल्स, plasma with cells. So these some cells are embedded in or is submerged or immersed in plasma. Plasma is what, the fluid or liquid part of the blood. तो plasma में आपके है, that is why it is a connective tissue. It is red in color. ये क्या होता है, red in color. Why? देखो भैया, रेस्पिरेशन में पढ़ के आए हो, एक पिगमेंट था जो कि रेड कलर का था, जिसकी वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड को रेड कलर कौन दे रहा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट है ये, रेड colored pigment, okay। क्या कर रहे हैं ब्लड आपके, ब्लड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई खाना खाओगे, उसको ट्रांसपोर्ट तो करना है ना, और कर रहा है ब्लड आपका, आप कर रहे हो, आप इसको फूड भी लिख सकते हैं बच्चों। देन यू आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, यू आर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, यू आर ट्रांसपोर्टिंग हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का भी तो आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं भैया, वेस्ट मटेरियल निकालना भी तो है बॉडी से, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करेगा कौन, ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है ना बच्चों, ब्लड भी आपका कुछ चीजों से मिलके बना है, किन चीजों से मिलके बना है, वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, किसको, ब्लड कंपोनेंट्स को। ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ब्लड के, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड आपका किन चीजों से मिलके बना है। आपका बेसिकली टू थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसे पहले देखा था ना हमने कि कनेक्टिव टिश्यू है,
एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विद सेल, तो सेल भी होगा और आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी होगा। क्या है आपका प्लाज्मा, राइट। हियर वी हैव सेल्स और इनको आप कार्पसेल्स भी कहते हैं। ओके, so we have these two components. Plasma consists of 55%, blood का 55% प्लाज्मा ही है and 45% is comprised of cell. 45% ही आपका क्या है, सेल है। सेल आपका सिंगल टाइप का नहीं है बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है। 3 तरीके की आपको सेल्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज RBCs, WBCs and platelets। ठीक है, इनको और क्या क्या बोलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। क्या क्या कहते हैं भाई, रेड ब्लड सेल्स को, RBCs को रेड ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ये इनके नाम है। RBCs आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। RBCs फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पसेल्स। WBCs सेम, वाइट ब्लड सेल्स। देखो हीमोग्लोबिन यही प्रेजेंट था जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात की थी, तब मैंने बताया था आपको कहाँ हीमोग्लोबिन है, RBCs में, दैट्स व्हाई दीस आर रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे WBCs, यहाँ पर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स, इसी को आप क्या कहेंगे, कार्पसेल्स, ठीक। इनका भी एक और नाम है भाई, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ओके, नाउ प्लेटलेट्स, इनका भी एक नाम है। इनको देखो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रही है, लेकिन इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये किसका नाम है, प्लेटलेट्स का। सो हियर इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड में इतनी सारी चीजें हैं, क्या है आपका प्लाज्मा है 55% जो लेके रखा हुआ है, ये लिक्विड पार्ट है, जो भी ब्लड का लिक्विड और आपका फ्लूइड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा। जो आप देख रहे हैं फ्लूइडिटी, वो प्लाज्मा की वजह से है आपके ब्लड में। बाकी आपका जो 45% है, दीज आर सेल्स। कौन कौन सी सेल्स हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs को ही आप क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड कार्पसेल्स, या फिर आप एरिथ्रोसाइट्स। WBCs को आप कह रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कार्पसेल्स और ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स को ही आप क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स। ये इनके हो गए नामकरण, ठीक है, नामकरण हो गए। अच्छा, WBCs जो होती हैं बच्चों, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, RBCs हैं, RBC सिंगल टाइप है, प्लेटलेट्स आपको यही दिखेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं दिखेगा। बट WBCs सिर्फ WBCs एक टाइप की सेल्स नहीं है, यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs मिलती है आपके बॉडी में। आपके क्या नाम होते हैं उनके, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को ही आप मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो आपका देखा जाएगा एक्टिविटी बेसिस पे, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये 5 टाइप की फर्दर क्लासिफिकेशन है WBCs की। तो WBC एक सेल नहीं है, क्या है, इनके भी क्लासिफिकेशन है WBCs के। तो ये रहा बच्चों आपका कॉम्पोनेंट पार्ट कि ब्लड में आपका क्या क्या पार्ट है। नाउ वी विल सी प्लाज्मा सेपरेटली, राइबोसोम्स सेपरेटली, WBC सेपरेटली एंड प्लेटलेट्स सेपरेटली, कि इनके क्या फंक्शन है और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आप फर्दर आगे जाएंगे ब्लड कैपिलरीज पे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी प्लाज्मा। What is plasma? It is the liquid or fluid part of blood. Is the fluid or liquid part of the blood. ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट या लिक्विड और फ्लूइड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। जो ब्लड को फ्लूइडिटी मिल रही है,
जिसकी वजह से आपको लिक्विड देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। और ये कितने अमाउंट में होता है बच्चों? 55% ऑफ ब्लड इज व्हाट? इज प्लाज्मा। ठीक है, 45% जो है दैट आर सेल्स। ठीक, तो 55% है। बेसिकली जो प्लाज्मा है वो किन चीजों से मिलकर बना है? प्लाज्मा तो है, पर इसमें क्या चीजें प्रेजेंट है उसको देखते हैं। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90% वाटर। ओहो, पानी ही पानी है। 90% वाटर है आपका प्लाज्मा में, एंड अदर 10% इंक्लूड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। dissolved substances. So plasma is what? 90% water and other 10% include dissolved substances. Now what are the dissolved substances here? You will find proteins, salts, glucose. You will find nitrogenous compounds. You will find waste material, carbon dioxide and nitrogenous waste, right? तो एक्सेट्रा आपको ये सारी चीजें कहाँ दिखेंगी? एज ए डिजॉल्व सब्सटेंस में दिखेंगे। डिजॉल्व है आपके किसमें? प्लाज्मा में। वाटर जो 90% है उसमें डिजॉल्व है ये सारी चीजें, और ये मिलके आपका क्या बना रहा है बच्चों? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर और क्या चीजें हैं? इसके साथ साथ में जो नॉर्मल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्लाज्मा में ही क्या है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड। प्लाज्मा में ही ये सेल्स भी इमर्ज्ड है। ठीक है, ये काम बेसिकली जो प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है? ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चों, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इनका जो आपका जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इन दो मटेरियल्स को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है आउटसाइड योर बॉडी। रिमूवल कर रहा है ना, वेस्ट मटेरियल है तो रिमूव करना है। उसके रिमूवल में कौन हेल्प कर रहा है? आपका प्लाज्मा। ये तो हम देख चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो डिसॉल्व फॉर्म में, रेस्पिरेशन में ही। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा फ्लूइड लिक्विड पार्ट है, 55% है ब्लड का। प्लाज्मा में 90% वाटर है, बाकी 10% में आपके डिसॉल्व सब्सटेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंट जो आपकी सेल्स हैं ब्लड की, दोज आर इमर्ज्ड इन प्लाज्मा, राइट? प्लाज्मा किससे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हेल्पफुल है इन अ डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व करके अपने प्लाज्मा में उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। नाउ लेट्स सी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आल्सो। ठीक है, नाउ वी विल सी आरबीसीज। क्या नाम था इनके? रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पेसल्स, और दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसीज क्या है? इट इज कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट रखते हैं। ठीक है, रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसीज जो आपकी सेल्स हैं, दीज आर इनइग्रेटेड। दैट मीन्स न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, आपकी इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है भैया। ठीक है, सर्कुलर शेप की होती है आपकी आरबीसीज। पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपको रेड कलर दिखता है।
न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, न्यूक्लियस नहीं है आपके इन सेल्स में, ठीक है। और क्या काम कर रही है, इनकी लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होती है बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड है बर्थ टू डेथ, डेथ इज नेचुरल डेथ हियर, तो नेचुरली अगर कोई मर रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है वो उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो इस सेल की जो लाइफ स्पैन है, जब ये बनेगी और जब इसकी डेथ होगी सेल की, तब तक के टाइम को आप लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितनी है, 115 डेज, जी हाँ, अराउंड 4 months। जो लोग ब्लड डोनेशन से बड़ा डरते हैं कि हाँ ये मेरा खून चला गया, इतना सारा खून ले लिया मेरा, अब मेरी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो भैया वो देख लो यहाँ पर, वैसे भी मर रहा है खून, वैसे भी जा रहा है आपका कितना पार्ट है, आरबीसीज आपकी क्या हो रही है, जा रही है, इतने दिन के बाद वो वैसे ही मर जानी है, ठीक है। अब ये लाइफ स्पैन है क्योंकि इनकी डेथ हो रही है ना, तो यहाँ पर जो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, कहीं जाके तो डिजेनरेट होंगे आरबीसीज, वो क्या होता है बच्चों, स्प्लीन। बर्थ कहाँ हो रही है इनकी, बर्थ या फिर ये सिंथेसाइज कहाँ हो रही है, या फिर ये प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है बच्चों, बोन मैरो, बोन मैरो में स्टेम सेल से आपकी क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लड सेल्स का। तो बर्थ जो हो रही है इनकी, अच्छा ये मुझे नीचे लिखना चाहिए था, पहले लिखना चाहिए था, मरने के बाद, ओ पूर्ण जन्म, ये हो गया चलो इसको ऊपर लिखते हैं। बर्थ जो है आपकी, ये सिंथेसाइज या फिर प्रोडक्शन जो हो रहा है आपका किसका, आरबीसीज का, कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, ठीक है। आपका ग्रेवयार्ड, डेथ जब हो जाती है उसको डिजेनरेट करने के लिए कहीं तो जाएंगी सेल्स, तो उनका ग्रेवयार्ड जो होता है स्प्लीन, वहां पर आपको डिजेनरेट की जाती है डेथ आपकी डेड आरबीसीज को। सो दिस इज अबाउट द लाइफ स्पैन। अब क्योंकि आप जान रहे हैं ये तो छोड़ो, अब आप एवरीडे का बात करते हैं हम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीडे, हर दिन क्या हो रहा है आपकी, अराउंड 3 मिलियन आरबीसीज, 3 मिलियन आरबीसीज डाई कर रही है, डेथ हो रही है उनकी, ठीक है। इससे 4 टाइम्स कैसे बनाऊं, 4 टाइम्स ग्रेटर, 4 टाइम्स ग्रेटर है, 4 टाइम्स मोर आरबीसीज प्रोड्यूस, आरबीसीज प्रोड्यूस इन योर बोन मैरो। क्या है, हर दिन एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 3 बिलियन, अराउंड 3 मिलियन आरबीसीज की डेथ हो रही है, और उससे 4 गुना ज्यादा आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर डोनेशन होता है, अगर डोनेशन हो आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन लगेंगे उसको बनने में, नहीं, 1-2 दिन में आपका क्या है, वो जो आपका निकला है ब्लड उसको फुलफिल कर लेता है, उसको क्या कर देता है, रिगेन कर लेता है, उस अमाउंट को आपकी बॉडी रिगेन कर लेती है, क्योंकि बहुत फास्टली आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो फास्टली प्रोडक्शन किसका, आरबीसीज का क्या हो रहा है, बोन मैरो में वेरी फास्ट, ठीक है। तो घबराना मत, नहीं अभी मत करना डोनेशन, भाई बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, छोटे छोटे बालक हो आप लोग, तो अभी नहीं, लेकिन करना है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े और हो जाएंगे, तब आप ब्लड डोनेशन जरूर करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा औरों के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको करना चाहिए, ठीक है। और वैसे आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहता है, तो पर्सनली देखा जाए तो ये अच्छा है। तो ये क्या है आपका, आरबीसीज की बात है, ये पढ़ते हैं है ना, डोनेशन साइड में रखते हैं। आरबीसीज की क्या है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि आरबीसीज क्या कर रही हैं, कैसे हैं, कितना उनका लाइफ स्पैन है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट रख रहे हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों फंक्शन की। तो बेसिकली जो फंक्शन है आरबीसीज का, यहीं पे कर लेते हैं, इसको रब करते नहीं है। फंक्शन क्या है, देखो आरबीसीज के पास है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेशन में आप पढ़ के आ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन कर क्या रहे थे, हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स जो ब्लड है, आरबीसीज हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो लेकर आ रहे थे ना लौटते वक्त, कि मेरी टैक्सी खाली जाएगी, तू बैठ जा, चल
तो 23%। कुछ हीमोग्लोबिन टैक्सीज का दिल मतलब बड़ा था, उन्होंने कहा चलो मेरी खाली जाएगी फालतू में टैक्सी ऐसी, इन्हीं को बैठा लेता हूँ, आ जाओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा के वो ले गए, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आरबीसीज हैं वो दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसके थ्रू, थ्रू हीमोग्लोबिन, थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टेशन होगा इनका। एंड नाउ वी विल सी डब्ल्यूबीसीज, ओके, नाउ वी विल सी डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या है बच्चों, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, और इनको ही आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, इनका नामकरण किया गया था भाई, WBCs को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। These are the cells having nucleus. WBCs में न्यूक्लियस है, RBCs में न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स हैं। इनका जो शेप है बच्चों सेल्स का वो वेरिएबल है, स्फेरिकल टू इरेगुलर, मतलब ये क्या भाई तुक होती है, एक ही साइज हो, एक ही साइज होगा ना, डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसी सेल्स है तो उसका एक ही होगा, नहीं, यहाँ से आपको पता चल रहा है डिफरेंट शेप्स में मिल रही है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है आपके ब्लड में, देखेंगे वो, ये क्या है, इरेगुलर शेप आपको देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसीज में, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में आपकी और क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, नंबर ऑफ WBCs क्या होते हैं आपके, इज रिलेटिवली स्मॉलर और लेसर देन द नंबर ऑफ RBCs इन ब्लड। ब्लड में जो नंबर है WBCs का वो रिलेटिवली क्या है, लोअर है, कम है, लेस है, आपके क्या है, लेस है कंपैरेटिव टू RBCs। RBCs का नंबर बहुत ज्यादा है इन आपके ब्लड में कंपैरेटिव टू WBCs, ठीक है। WBCs को आपने, मैंने यहाँ बोला था कि अगर शेप में वेरिएबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ RBCs या WBCs प्रेजेंट है आपके ब्लड में, वो डिफरेंट टाइप्स की कहाँ है आपकी, फर्दर जो WBCs आपको क्लासिफाइड होती है वो जो 5 डिफरेंट टाइप्स में, तो आपके क्या क्या आते हैं, आपको एक कुछ जो WBCs है उनको न्यूट्रोफिल कहते हैं, ठीक है, कुछ जो होती हैं वो होती हैं इसिनोफिल, सम आर कॉल्ड एज बेसोफिल्स, ठीक, सम आर कॉल्ड एज मोनोसाइट्स, जिनको बच्चों कुछ चेंजेस के बाद मैक्रोफेजेस कहते हैं, ओके, और आपके लिम्फोसाइट्स। इतनी टाइप्स की WBCs आपके ब्लड में प्रेजेंट है। WBC इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल which consists of neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes and lymphocytes। इन इतनी टाइप्स के सेल्स हैं WBCs में। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है आपकी ब्लड के अंदर, कौन, WBCs, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं बच्चों इसके फंक्शन की, है ना। अच्छा, यहाँ पर बात करने से पहले यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, इन्हीं सेल को इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटर सेल्स। इन्हीं को बच्चों फाइटर सेल्स भी कहते हैं, और बॉबीड्यूल, बॉबीड्यूल मतलब सोल्जर, सोल्जर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, WBCs are called as fighter cells and soldier cells. Why? Because they fight. ये क्या करती हैं, it fights, ये फाइट कर रही हैं, fight against infection। जो इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी, अगेंस्ट फॉरेन
foreign particle enter in your body, in the body लिखे, in our body, in the body लिखते हैं, in the body। फॉरेन पार्टिकल्स क्या है? फॉरेन मतलब बाहर से आने वाला, जो नेटिव नहीं है वहाँ का, या फिर आपकी बॉडी में जो चीजें प्रेजेंट हैं उससे अलग हटके कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर करती है, इट कंसीडर्ड एज ए फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल होती है क्योंकि आपकी बॉडी उसको नहीं जानती है, ठीक है। अगर बॉडी में आ रही है और आपकी कॉजिंग डिसऑर्डर, डिस्कम्फर्ट या डिसऑर्डर या डिजीज अगर कॉज कर रही है उसमें भी हेल्प करेगी। अगर नहीं भी कर रही है कुछ भी कॉज, तब भी आपके जो सोल्जर सेल्स हैं, WBCs हैं, इनके अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। और क्या कर रही है WBCs? आपकी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हैंस प्रोवाइडिंग क्या प्रोवाइड कर रही है? बहुत सुन रहे होगे भी ये टर्म अभी, मतलब कि पिछले साल से, इम्यूनिटी क्या है एक्चुअल में? जो आपकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है ना इन्फेक्शन से फाइट करने की, दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है। जो कि आपको मिलती है किससे? एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज क्या है बच्चों? बट एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट बन रही है आपकी, वायरस के लिए बनती है आपकी एंटीबॉडीज, आपकी बॉडी खुद बनाती है। वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं उसकी जो आप बोल सकते हैं दवाई है, वो आपकी बाहर से नहीं है, आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है। किस फॉर्म में? एंटीबॉडीज की फॉर्म में। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। हाउ? बिकॉज दीज एंटीबॉडीज, if these antibodies are produced in your body for once, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार के इन्फेक्शन के लिए होंगी, ये क्या होती है? सेव कर ली जाती है आपकी बॉडी में फॉर फर्दर इंटरेक्शन, या फिर अगर एनकाउंटर करता है दोबारा वो इन्फेक्शन, तो आपकी एंटीबॉडीज जो सेव्ड हो रखी है वो आपकी बॉडी को क्या करेंगे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे उससे अगेन फाइट करने के लिए। तो अब वो जो प्रोसेस होता है ना इन्वेस्टिगेशन का, वो चला जाता है, क्योंकि आपको पता है यही चोर है, आपको पता है ये आया है कुछ करने गड़बड़, है ना। आपकी बॉडी को पता है कि ये दोबारा आया है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसके लिए हमने क्या है ना रख रखे हैं, उसकी पहचान रख रखी है, मेमोरी रख रखी है, स्टोर कर रखी है। आ बेटा तू, फिर देख लेते हैं ये क्या है, दैट इज इम्यूनिटी, ठीक। तो ये हमें प्रोवाइड कर रही है WBC। सो दिस इज ऑल अबाउट WBCs, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लेटलेट्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द लास्ट कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड, दैट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या नाम दिया था? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी आप प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या है? ये कलरलेस फ्रेगमेंट्स हैं सेल के। दीज आर कलरलेस सेल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। फ्रेगमेंट्स हैं और विद नो न्यूक्लियस। आप इस चीज में भी नहीं थी, आपकी प्लेटलेट्स में भी नहीं है, तो सिर्फ खाली न्यूक्लिएटेड जो सेल है वो आपकी क्या है? WBCs। तो कलरलेस है, ठीक है, नो न्यूक्लियस। इनका फंक्शन क्या है? क्या है भैया इनका फंक्शन बच्चों? इनका फंक्शन है आपका, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैसे क्लॉट कर रहे हैं? जो भी अगर आपकी कट लगता है, वुंड आपका वुंड होता है, वहां अगर ब्लीडिंग हो रही है, आप देखते हैं कुछ टाइम में वो ब्लीडिंग रुक जाती है, वहां पे एक थक्का सा बन जाता है खून का, जिसको आप ब्लड क्लॉट कहते हैं। वो ब्लड क्लॉट बन कैसे रहा है? ये थ्रोम्बोसाइट हेल्प कर रहा है उस क्लॉटिंग फॉर्मेशन में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रोम्बोसाइट ही वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। 12 डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से आपके क्या होता है? क्लॉटिंग बनती है, ब्लड क्या है? क्लॉट बनाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ये क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या है? ब्लड लॉस की वजह से डेथ भी हो सकती है इंसान की। और ये आप बहुत सुनते होंगे नॉर्मली, प्लेटलेट्स गिर गई। प्लेटलेट्स नहीं सुनते बेसिकली, आप घरों में सुनते हैं, आस पड़ोस में सुनते होंगे प्लेटें गिर गई, प्लेटें है ना, प्लेट्स। तो प्लेटें नहीं है, वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स काउंट का गिरना इज व्हाट, ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता। अगर कोई
ब्लीडिंग हो रही है, अब देखो ब्लीडिंग क्या है, जो वुंड्स हैं या कट्स हैं वो आपके बॉडी के बाहर नहीं है बच्चों, अंदर भी होते हैं, ठीक है। अंदर भी नॉर्मली आपके कर्ट्स लगते रहते हैं, आपको पता नहीं चलते हैं, वो अंदर भी क्लॉट्स बन के रोक दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि प्लेटलेट काउंट कम होता है तो आप ये जो क्लॉटिंग हो रही है वो नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। सो ये फंक्शन है आपका किसका, प्लेटलेट्स का, और बाकी सेल कंपोनेंट्स का जो हमने बाकी ब्लड सेल कंपोनेंट्स का जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। सो फॉर टुडे इट इज़ इनफ, और ये आज के लेक्चर के लिए इनफ है या सफिशिएंट है आपके लिए, इतना आप पढ़िए। हम इनकी फंक्शंस की बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, जो अभी पढ़ भी चुके हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड वेसल्स की भी बात करेंगे और देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कितने कर पाते हैं। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।